गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ाते हुए आज की टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। जाड़ों में झील की सतह जम जाती है, परंतु इसकी तली में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। कारण क्या है। इसमें भी प्रश्न यही पूछा जाता है कि जाड़ों में झील की सतह जम जाती है, परंतु फिर भी नीचे स्थित जो मछलियां हैं वो जीवित रहती हैं। क्या कारण है। तो कारण इसका होगा इसमें कि बर्फ क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। झील की सतह ठोस होती है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें जो उत्तर है वो ये है कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊपर से सतह तो जम जाती है, लेकिन नीचे जो है वो नीचे की जो पानी है, द्रव है, उसकी ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण वह द्रव अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण मछलियां क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा न्यूनतम ताप दर्शाता है। यानी कि इनमें से न्यूनतम ताप कौन सा है। सेल्सियस डिग्री पर 1 डिग्री, केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री, फारेनहाइट पैमाने पर 1 डिग्री, र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो सबसे कम ताप दर्शाता है वो र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री। ये काम तब यानी कि काम ये बताता है। ठीक है। तो अगला है, सामान्य ताप पर पंचर होने के कारण कार के पहियों की ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब की अंदर वायु होगी। ठीक है। देखिए, इसमें एक प्रश्न पूछना चाह रहा है कि ट्यूब यानी जब टायर फटता है का एक, तो उसमें अंदर की वायु गर्म या ठंडी होगी, सामान्य ताप की तरह होगी, या हवा में उपस्थित पानी की वाष्प के ऊपर निर्भर करता है, गर्म या ठंडी। ठीक है। तो इसका ये होगा कि इसमें ट्यूब के अंदर की वायु जब पूरी निकल जाएगी तो उसके अंदर जो वायु होगी वो सामान्य ताप की तरह होगी। ठीक है। लेकिन जो ट्यूब से निकलने वाली वायु है एकाएक फटने पर, वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं। कारण क्या है। कारण यह है कि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है, कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी होती है, या कच्ची मिट्टी जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। ठीक है। तो इसमें यानी कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो इसमें यह है कि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है, बुरी चालक होती है। अर्थात यानी कि जो दीवारें होती हैं वो देर में क्या होती हैं, ठंडी यानी गर्म होती हैं, और देर में ठंडी भी होती हैं। ठीक है। तो और जो ईंट से बने मकान होते हैं तो ईंट तुरंत गर्म हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, तुरंत ठंडी भी हो जाती है। क्लियर। इसलिए वो मकान गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं, सर्दियों में अधिक ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय हीटर कॉयल यानी हीटर का जो तार है इससे ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के माध्यम से मिलता है। संवहन के द्वारा, चालन और संवहन के द्वारा, विकिरण और संवहन के द्वारा, संवहन, चालन और विकिरण के द्वारा। तो इसमें ये जो खाना बनाने वाला जो बर्तन है उसको ये विकिरण और संवहन के द्वारा यानी प्राप्त होता है। चालन और सॉरी, विकिरण नहीं, चालन और संवहन के द्वारा प्राप्त होगा। कारण क्या है कि कॉइल क्या होती है, पूरी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर रखा हुआ बर्तन फिर गर्म होता है, चालन के द्वारा बर्तन गर्म होता है, और फिर अंदर जो पानी होता है वो संवहन के द्वारा गर्म होता है। ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा चालन और संवहन, विकिरण के द्वारा नहीं। विकिरण के द्वारा तो काफी दूर रखी हुई वस्तु क्या होती है, गर्म होती है। हाँ, यदि किसकी बात करें, माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, विकिरण द्वारा गर्म होता है। सेल्सियस तापमान एक सापेक्ष तापमान है, एक निरपेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है, एक सन्निकट तापमान है। ठीक है। तो सेल्सियस तापमान किस प्रकार का तापमान है, तो सेल्सियस जो तापमान है वो एक विशिष्ट तापमान है।
ठीक है, उसे यानी कि विशेषता प्राप्त होती है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस, तो रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की गैस प्रयोग की जाती है? प्रवाह के कारण शीतलित होती है, प्रवाह के कारण तापित होती है, संपीड़ित करने के कारण शीतलित होती है, प्रसारित करने के कारण शीतलित होती है। तो जो इसका उत्तर होगा वो ये होगा कि उसमें जो गैस भरी रहती है ना, वो संपीड़ित अवस्था में भरी रहती है। तो संपीड़ित होने के कारण क्या हो जाता है? वो शीतलित हो जाती है। और इसी तरह से जो खाना बनाने वाला गैस का सिलेंडर है, ठीक है, खाने वाले बनाने वाली गैस का सिलेंडर है, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है? अत्यधिक, ठीक है, संपीड़ित करके गैस भरी जाती है, जिसके कारण वो यानी शीतलित रहती है। तो और वो सर्दियों में अक्सर क्या होता है? जम जाता है सिलेंडर में। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें माफी चाहता हूँ कि मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, ये रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस की बात कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस क्या होती है? प्रसारित करने के कारण शीतलित होती है, ठीक है, संपादित नहीं, प्रसारित करने के कारण क्या होती है? शीतलित होती है, यानी कि ये संपीड़ित करने के कारण नहीं। इसलिए उसमें बहुत नलियां होती, बहुत ढेर सारी नलियां होती हैं, और वहां पर वो गैस लगातार क्या होती है? वो प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिम शीतित होकर बर्फ बन गई है, यानी कि बर्फ बन गई है, तो तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? ठीक है, तो तापमान 10 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, या ऋण 4 डिग्री होगा। तो वहां का तापमान होता है 4 डिग्री। ठीक है, तो वहां का तापमान 4, क्योंकि 0 डिग्री होगा तो पूरा जमा रहेगा, ऋण होगा यानी कि 0 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? पूरा जम जाएगा। ठीक है, तो वो जो होता है वो 4 डिग्री होता है, क्योंकि 4 डिग्री पर यानी वो उस अवस्था में बना रहता है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है? वो जम जाता है। ठीक है, तो उसका जो तापमान है वो 4 डिग्री से कम नहीं हो पाता है। विद्युत धारा लगातार प्रवाहित करने पर निर्वात में रखा विद्युत हीटर गर्म हो जाता है, तब इसका तापमान समय के साथ बढ़ेगा, संवहन के द्वारा वातावरण के चारों ओर ऊष्मा उत्पन्न होती जो कुछ समय बाद रुक जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है? वो निर्वात में। तो जब निर्वात में है और जब वहां पर क्या नहीं है? वायु नहीं है, तो संवहन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऊष्मीय विकिरण के कारण कुछ पश्चात नियत हो जाएगा। जब ऊष्मीय विकिरण होगा तो ऊष्मीय विकिरण उसमें से लगातार उत्सर्जित रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें है कि हीटर जो गर्म होता है वो समय के साथ साथ क्या होता रहता है? उसकी यानी कि वो बढ़ता रहता है, तापमान जो है वो बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, क्योंकि वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस पर विचार करना है कि कम लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करती है। ध्वनि चट्टानों में अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, ठीक है, के रूप में चलती हैं। अब इसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना कि एक और ना दो। ध्यान दीजिए, कम लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा होता, बांसुरी लगभग लगभग क्या होती है? एक ही तरीके की होती है। ध्वनि चट्टानों में अनुदैर्ध्य तरंगे प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चलती है, ये सत्य है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चलती हैं, ये सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? केवल दो सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कथन और उसका कारण दिया हुआ है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय हो जाती हैं। प्रकृति में रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, अब यानी कि इसमें वही है कि ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए यानी आर सही है, ए गलत है। तो इसमें हो गया क्या? यानी रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय, यानी रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जाती हैं। देखिए, अब ये कह क्या रहा है कि जो रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? चुंबकित हो जाएंगी। ठीक है, और प्रकृति की रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है,
देखिए आर सही है, यही गलत है। रेडियो तरंगे पहले से ही क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय होने का वही नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति में रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यही सही है। तो हमारा हो जाएगा ए गलत है, लेकिन क्या है, आर सही है। तो उत्तर कौन सा होगा हमारा, डी होगा, ए गलत है, आर सही है। अगला है प्रश्न, इनमें से कथनों पर विचार करना है कि प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़ी तरंग दैर्ध्य ज्यादा विकृत होती हैं। यानी प्रकाश की यदि तरंग दैर्ध्य छोटी होगी तो विकृत नहीं होगी, तरंग यानी कि जो बड़ी होगी वो तरंग दैर्ध्य विकृत होगी। जल में अवरक्त प्रकाश की चाल निर्वात की चाल की 0.95 गुनी होती है। तेजी से कंपित विद्युत धारा के द्वारा रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी कि यदि तीव्रता से विद्युत धारा कंपित हो रही हो, ठीक है, तो उससे रेडियो तरंगे निकलेंगी। चौथा है, पुलिस दौड़ते हुए वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए परिवर्तित छोटी रेडियो तरंगों के डापलर प्रभाव का प्रयोग करती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जो वाहन दौड़ रहे होते हैं, इंटरसेप्टर जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इंटरसेप्टर जो है वो इन एक जगह रह करके और इंटरसेप्ट कर लेता है कि इसकी गति कितनी होगी, और फिर वो यदि गति ज़्यादा होगी उसे क्या कर देते हैं, वहीं से उसका वो यानी चालान काट देते हैं। तेजी से कंपित विद्युत धारा के द्वारा रेडियो तरंगें क्या होती, उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, बाकी ऊपर के दो क्या हैं, वो गलत हैं। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही है, एक दो और एक और तीन, और इसमें है दो और चार, और यहाँ पर ये, तो चार और चार दोनों सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, 1/2 होता है, आधा होता है, ना कि 0.95। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा और चौथा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कथन है वायु में नमी की उपस्थिति के कारण ध्वनि का वेग बढ़ता है, यानी आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। बिल्कुल सही है। वायु में नमी की उपस्थिति के कारण वायु का घनत्व तो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें यानी कि कारण क्या है और इन्हें सही है या गलत है। ठीक है, तो घनत्व तो इसमें यानी कि कम हो जाता है, ये सही है। वायु में नमी की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब ए और आर क्या है इसका, दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। अगला है, इसमें सुमेलित करना है, किरणें दी गई हैं। ठीक है, यानी विद्युत तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं और इनका प्रसार दिया गया है। अवरक्त किरण, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी और एक्स किरणें और गामा किरणें। तो इसमें जो अवरक्त किरणें हैं वो 10⁻⁵ इसका जो है यानी कि वो कोटि होती है। एक्स किरणें हैं 10⁻10 होता है। जो पराबैंगनी किरणें हैं 10⁻8 होता है, और जो गामा किरणें हैं 10⁻12 होता है। यानी कि जो सबसे कम जो वो होता है उनका, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वो गामा किरणों का होता है, तो 10⁻12। तो यानी कि यहाँ पर जो गामा है वो 1 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, अगला है, इन कथनों पर विचार करना है, जब कंपनों में लंबवत बाधा उत्पन्न होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे प्राप्त होती हैं, जब कंपन दिशा में समांतर होते हैं तब अनुदैर्ध्य तरंगे प्राप्त होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही हैं, ना एक सही है और ना ही क्या है, दो सही है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा ही यही है, जब कंपनों में लंबवत बाधा उत्पन्न, यानी जब जो है यानी कि कंपन जिस दिशा में होता है उसके लंबवत दिशा में गति होती है तो उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और जब कंपन
तरंगों के दिशा के समानांतर जो है वो गति होती है, तो उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा दोनों। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, किस किस चीज के प्रभावित होता है? नमी के कारण की नमी की मात्रा बिल्कुल प्रभावित होता है, तापमान बिल्कुल प्रभावित होता है, वायु का संगठन और वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इसमें यानी कि कौन कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है वो निश्चित रूप से। और फिर वायुमंडल यानी वायु का संगठन नहीं, वायु का संगठन तो जैसे यानी कि जैसा रहता है वो वैसा रहेगा ही। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा यानी 78% करीब है, तो 70-80% ही लगभग रहेगी। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब इस पर भी निर्भर करता है। तो एक दो तीन, एक दो और चार, तो एक दो और चार हमारा किस में है, सी में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से यानी विचार कीजिए कि जो ध्वनि की जो तरंगे हैं, ठीक है, वो ध्वनि तरंगे के चलने के कंपन की दिशा के लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगों के चलने के कंपन की दिशा के लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे हैं। ठीक है, अभी ऊपर बताया है, ठीक है, कि ये प्रत्यास्थ होंगी या जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। तो ये कौन हो जाएगी? ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं वो प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं, और जब ध्वनि की तरंगे कंपन की दिशा के लंबवत नहीं समानांतर चलती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे क्या है, प्रत्यास्थ तरंगे। हमारा सिर्फ यही सही होगा। तो हमारा क्या है, केवल एक दो सही है, एक गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न याद रख लीजिए कि ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे हैं। गैसों में ध्वनि के चलने में शामिल होता है क्या? स्थिरोष्ठ संपीड्य और विरलन, यानी कि संपीड़न और विरलन, समतापी संपीड़न और विरलन, समदाबी संपीड़न और विरलन, या सम आयतनिक संपीड़न और विरलन। ठीक है, तो यानी कि जो गैस ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो आगे गैस में कैसे बढ़ती हैं? संपीड़न और विरलन के द्वारा तो बढ़ती हैं। तो क्या स्थिरोष्ठ से, या समतापी, या समदाबी, या सम आयतनिक? ठीक है, यानी कि किनके आधार पर क्या होती हैं, वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये स्थिरोष्ठ संपीड़न और विरलन के द्वारा क्या होती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, जब एक वायुयान हवा में बहुत तेज गति से चलता है तो हमें बहुत तेज शोर सुनाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यानी कि आगे बढ़ता है तो उसका शोर बहुत सुनाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? इसके पंख कंपन करते हैं जिससे धमाका सुनाई देता है? नहीं। या विस्फोट करता है? ये भी गलत है। वे प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती हैं जिससे धमाका उत्पन्न होता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करता है, प्रघाती तरंगें उत्पन्न करता है जिससे कि शोर होता है, आवाज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, या वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंगों की दिशा के लंबवत होते हैं। इनमें से कौन सा क्या है, सही है? ठीक है, तो देखिए जब वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो फिर ये गलत ही हो जाएगा। इन दोनों में से एक ही सही होगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, यानी कि तरंग के दोनों, क्योंकि दोनों समांतर होंगे तब क्या होगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में होंगे तो लंबवत होते हैं, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा क्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, चलिए अगला है, किस माध्यम में किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? धातु में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में? तो किस में होता है, धातु में सबसे ज्यादा होता है। डेसिबल किसकी तीव्रता और धातुओं में भी ज्यादातर पूछता है, स्टील में सबसे ज्यादा होता है। डेसिबल जिसकी तीव्रता मापने का उपयोग होता है
तो डेसिबल से क्या नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाइए। ठीक है। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ यानी कि किनको हम कहाँ से लेते हैं, तो ये हमारा जो दिखाई पड़ेगा वो कहाँ से आएगा? तो दृश्य, तो ये शुरुआत होता ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आती है माइक्रो तरंगे, फिर औरक तरंगे, फिर दृश्य तरंगे, फिर क्या होती हैं? एक्स किरणें। ठीक है। ये किसमें है? बढ़ते हुए क्रम में। माइक्रो, औरक, दृश्य और एक्स किरणें ये हैं। सॉरी, नहीं, इसमें जो है एक्स किरणें, ध्यान दीजिए, एक्स किरणें, फिर दृश्य किरणें, फिर औरक किरणें, फिर माइक्रो तरंगे। एक्स किरणें, दृश्य तरंगे, औरक तरंगे और माइक्रो तरंगे बढ़ते हुए क्रम में पूछा था और मैं आपको घटते हुए क्रम में बताने लगा था। ठीक है। तो ये तो घटता हुआ क्रम है। ठीक है। ये बढ़ता हुआ क्रम है। एक्स किरणें, इससे बड़ी होती हैं दृश्य किरणें, इससे बड़ी होती हैं औरक किरणें, इससे बड़ी होती हैं माइक्रो तरंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। आशा है आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा लग रहा है तो आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। और यदि अच्छा लग रहा है प्रयास तो चाहें तो लाइक कर सकते हैं और चाहें तो जो है ना डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें छूट हैं। डिसलाइक करने पर हमें लगेगा कि हमें और कुछ जो है यानी प्रयास करना चाहिए, तो हमको थोड़ा सा उससे ये पता चलता है कि हमारा प्रयास जो है कैसा यानी कि प्रभावित कर रहा है आप लोगों को। और आप लोग शांत रहते हैं, ना लाइक ना डिसलाइक, तो इससे जो है ना यानी कि कोई सामान्य सी स्थिति बनी रहती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।